आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। शारीरिक शिक्षा में घटना चक्र बुक को एक्सप्लेन करेंगे। शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान की यहाँ पे बात की जा रही है। तो कोशिका विज्ञान एवं आनुवंशिकी की बात करेंगे हम लोग। तो इसमें जो आपका टॉपिक है कोशिका विज्ञान एवं आनुवंशिकी, कोशिका विज्ञान एवं आनुवंशिकी की यहाँ पे बात की जा रही है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा रहेगा? आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कोशिका का अध्ययन कहा जाता है। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहा जाता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहा जाता है। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहा जाता है। और विज्ञान जो बायोलॉजी है वो जीव विज्ञान का अध्ययन करता है। बायोलॉजी जीव विज्ञान का अध्ययन करता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान सम्मिलित है। हिस्टोलॉजी या ऊतक विज्ञान के अंतर्गत सूक्ष्म शरीर अंगों के भीतर ऊतकों की संरचना तथा उनके विन्यास का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहेगा, कौन अभिव्यक्त व परिभाषा से उपयुक्त है? ये आपके यूपी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे हम आंसर देखेंगे। जैव ऊर्जा जो है एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की बात करता है। स्वास्थ्य जीवन का आधार है। ऊर्जा स्वास्थ्य झलक है। पोषण जो है अच्छे स्वास्थ्य का मूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऊतक के अध्ययन को जाना जाता है। ऊतक के अध्ययन को क्या जाना जाता है? जैसा कि अभी हमने उपरोक्त क्वेश्चन में देखा है, हिस्टोलॉजी है। ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी है। साइटोलॉजी जो है आपका सेल का अध्ययन करता है। मायोलॉजी मांसपेशी का अध्ययन करता है। तो यहाँ पे ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है, मांसपेशी के अध्ययन को मायोलॉजी कहता है, जबकि कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। आप लोग दोस्तों यहाँ पर इन चीज़ों को समझ गए। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ऊतक कहते हैं। ऊतक किसे कहते हैं? ऊतक कहते हैं ऊतक कहते हैं समान रचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है। तो ऊतक किसे कहते हैं? ऊतक किसे कहते हैं? कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है जिसमें विभिन्न जैविक क्रियाओं के क्रियान्वयन के लिए सभी अंग उपस्थित होते हैं। कोशिका का ऐसा समूह जिसमें कोशिकाएं उद्गम आकृति परिवर्धन तथा कार्य की दृष्टि से समान होती हैं ऊतक कहलाती हैं। मानव शरीर विभिन्न प्रकार के ऊतकों से बना है। वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है बहुकोशिकी जीव कहलाते हैं। एक कोशिका वाले जीवों को एक कोशिकीय जीव कहा जाता है, मीन्स यूनिसेलुलर कहा जाता है। कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। हमारा शरीर असंख्य छोटी छोटी जीवित कोशिकाओं का बना होता है जिन्हें क्या कहते हैं? कोशिका। जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो कोशिका चारों तरफ से घिरी होती है। कोशिका चारों तरफ से घिरी होती है। किसके चारों तरफ से घिरी होती है? कोशिका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ से घिरी होती है। कोशिका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ से घिरी होती है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट तो यहाँ पे बात करेंगे कोशिका किसके तरफ चारों तरफ से घिरी होती है? कोशिका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चारों तरफ से घिरी होती है। कोशिका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चारों तरफ से घिरी होती है। कोशिका के चारों ओर कला कोशिका कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। साइटोप्लाज्म कोशिका के अंदर के गाढ़ा तरल पदार्थ को कहते हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी आदि कोशिकाएं स्थित होते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? राइबोसोम को कोशिका के भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। जो राइबोसोम हमारा पार्ट है वो क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम एक कला रहित कोशिकांग है जिसमें प्रोटीन के निर्माण संबंधित मशीनरी होती हैं, अतः इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। अगर अब हम देखेंगे इसमें से निम्न में से कौन सा एक प्रकार का सेलुलर शोषण है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है? तो यहाँ पे बात की जाएगी वायुजीवी शोषण जो होता है वो आपके
सेलुलर श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है। वायुजीवी श्वसन एक प्रकार का सेलुलर श्वसन है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। जो वायुजीवी श्वसन का एक प्रकार है सेलुलर श्वसन है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। यह क्रिया किसमें संपन्न होती है? यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। कोशिका के किस भाग को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है? कोशिका के किस भाग को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है? तो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया पार्ट को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। कोशिका के किस भाग को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। तो आइए देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। विस्तृत रूप से वर्णन किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऊर्जा पैदा करने वाला मुख्य केंद्र है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा पैदा करने वाला मुख्य केंद्र है। कहाँ? हमारे शरीर में, हमारे सेल में, जिसे कोशिकाओं का बिजली घर कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है क्योंकि इन्हीं में ऑक्सीकरण प्रक्रिया का मुख्य भाग घटित होता है। इस ऑक्सीकरण की क्रिया में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी नामक अधिक ऊर्जा वाले यौगिक का निर्माण होता है। यही ऊर्जा कोशिका के विभिन्न क्रियाकलापों में काम आती है। माइटोकॉन्ड्रिया फिर संबंधित क्वेश्चन आ जाता है। कौन सा क्वेश्चन आता है ये देखते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित है। माइटोकॉन्ड्रिया किससे संबंधित है? ऊर्जा उत्पादन से संबंधित है। ये प्रोडक्शन ऑफ क्या करता है? एनर्जी करता है। एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। कोशिका के ऊर्जा उत्पादन के सक्रिय स्थल क्या है? कोशिका के ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थल क्या है? सक्रिय स्थल है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका श्वसन और डैश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो डैश में क्या फिल करेंगे? डैश में ऊर्जा उत्पादन की बात करेंगे। ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन निभाता है? माइटोकॉन्ड्रिया निभाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थल क्या है? कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थल हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। जैसा कि हम पहले भी पूर्व क्वेश्चन में देखते हैं। कोशिका का नियंत्रण केंद्र बिंदु क्या होता है? कोशिका नियंत्रण केंद्र बिंदु क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। न्यूक्लियस जो होता है वो कोशिका का नियंत्रण केंद्र बिंदु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोशिका के किस भाग को पावर प्लांट कहा जाता है? कोशिका के किस भाग को पावर प्लांट कहा जाता है? कोशिका के किस भाग को पावर प्लांट कहा जाता है? तो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया पार्ट को पावर प्लांट कहा जाता है। पावर प्लांट कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है, एनर्जी गिविंग सोर्स कहा जाता है। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे क्लोरोफिल किस रंग का होता है? क्लोरोफिल जो होता है वो किस रंग का होता है? क्लोरोफिल किस रंग का होता है? तो क्लोरोफिल आपको पता है हरा रंग का होता है या हरा रंग का होता है। फिर कोशिका को ऊर्जा घर किसे कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? तो कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि जो आपकी यहाँ पे बात की जा रही है क्लोरोफिल की बात की जा रही है। तो क्लोरोफिल किस रंग का होता है? हरे रंग का होता है। क्लोरोफिल पर्णहरित हरे रंग का प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। क्लोरोफिल ही पेड़ पौधों के पत्तों को हरे रंग के लिए उत्तरदायी होता है। यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है। इसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहा जाता है। किसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहा जाता है? तो क्लोरोफिल को फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया यह भी कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया यह भी कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया यह भी कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहलाता है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र कैसा है? क्या है? ये न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो होता है हमारा कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। आइए इसको हम ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र न्यूक्लियस है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र न्यूक्लियस होता है जो कोशिका की क्रियाओं का निर्देशन करता है, डायरेक्शन करता है। नाभिक की झिल्ली नाभिक को घेरे रखती है तथा कोशिका द्रव जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं उसे अलग करती है। नाभिक में दो प्रमुख ढांचे विद्यमान रहते हैं। नाभिक में दो प्रमुख ढांचे विद्यमान रहते हैं जो क्रोमोसोम्स तथा नाभिकी यानी कि न्यूक्लियोली। क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम्स यह लंबे धागे की तरह होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? लंबे धागे की तरह होते हैं जिसमें पदार्थ रहते हैं। डीएनए से जीन का निर्माण होता है। डीएनए से किसका निर्माण होता है? जीन का निर्माण होता है। ये आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई हैं। ये आनुवंशिकता की क्या है? मूलभूत इकाई हैं। जीन अभिभावकों में बच्चों तक
उनके अभिलक्षण पहुंचाते हैं। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियोली क्या है, न्यूक्लियोली क्या है, यह ऐसे रूप है जो विशेष क्रोमोसोम्स के स्थानों पर आकार बनाते हैं। न्यूक्लियोली राइबोसोम्स को बनाने में सहायक होते हैं। न्यूक्लियोली प्रोटीन तथा आरएनए से निर्मित होते हैं। ये किससे निर्मित होते हैं, प्रोटीन तथा आरएनए से निर्मित होते हैं। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, क्लोरोफिल किस रंग का होता है, ये मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो निम्नलिखित में से लाइसोसोम जो है हमारा वो क्या है, आत्महत्या की थैली है। आइए लाइसोसोम के बारे में हम जानते हैं। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला मतलब सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल है। ये जो गार्बेज होता है उसको डिस्पोज करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है, लाइसोसोम तंत्र करता है, ठीक है। तथा लाइसोसोम बाहरी पदार्थ के कोशिकांग या कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को पाचित करने मतलब उन्हें डाइजेस्ट करके कोशिका को साफ करते हैं। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंग लाइसोसोम में चले जाते हैं, जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम होते हैं। कोशिका मतलब का जो उपापचय होता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं में पाचित कर लेते हैं। जो एंजाइम होते हैं उन कोशिकाओं को अपने में ही पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। सुसाइडल बैग ऑफ किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका के किस अंग को सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल कहा जाता है, जैसा कि आपने अभी देखा क्वेश्चंस को, इसमें हम लाइसोसोम्स को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, इन्हें फटाफट पढ़िए और एलटी में सिलेक्शन लीजिए। एलटी में सिलेक्शन लेंगे तो आपकी जो है शादी जल्दी होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करें हैं, एटीपी इसमें भंडारित होता है, किसमें भंडारित होता है, आप सभी को पता है किसमें भंडारित होता है। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक उच्च ऊर्जा अणु है जो सामान्यतः शरीर की सभी कोशिकाओं में भंडारित होता है। ये सेल में भंडारित होता है, हालांकि इसका अत्यधिक मात्रा में संचय मांसपेशी कोशिकाओं में होता है, जिसका उपयोग शरीर द्वारा विभिन्न क्रियाकलापों में उपयुक्त ऊर्जा के रूप में होता है। आयोग द्वारा इस उत्तरकुंजी को कहाँ से बाहर कर दिया था, कौन से क्वेश्चन में, पीटीआई राजस्थान के जो 2021 में हुआ था। ये व्यर्थ की बात हुई। आइए देखते हैं आगे। इनमें से किस आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को पहचाना और उनमें अंतर किया जाता है, किन में अंतर किया जाता है, किस आधार पर किसी व्यक्ति में डिफरेंस किया जा सकता है, तो उन दो व्यक्तियों के बीच में अगर डिफरेंस क्रिएट किया जाए तो किससे किया जा सकता है, वो किया जा सकता है डीएनए की जांच के द्वारा हम उसमें डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। डीएनए जांच के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति की पहचान, उनमें अंतर किया जा सकता है। डीएनए के रूप चित्र की खोज जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक द्वारा वर्ष 1953 में की गई थी। इस खोज के लिए इन्हें वर्ष 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो किस आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को पहचाना और उनमें अंतर किया जाता है, तो डीएनए के द्वारा उनमें हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग क्या है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग क्या हो सकता है, ये किसने परिभाषित किया है, ये परिभाषित किया है बीएन झा ने। बीएन झा जो हमारे क्या रहे, महान वैज्ञानिक रहे। किस में वैज्ञानिक रहे, तो ये हम अगर यहाँ पे बात करेंगे तो ये हेरिडिटी की बात की जा रही है, वंशानुक्रम की बात की जा रही है। जो इसमें इन्होंने रिसर्च किया उस आधार पे उन्होंने एक परिभाषा डिफाइन की। उस परिभाषा को जो है क्या बोला गया कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है। विभिन्न विद्वानों द्वारा, हमारे जो एक विद्वान, कौन से विद्वान, बीएन झा जी ने ये परिभाषित किया है हेरिडिटी के बारे में कि व्यक्त की गई है। एच.ए. पीटरसन के अनुसार देखा जाए तो क्या उन्होंने डिफाइन किया है, व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो भी विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। वुडवर्थ के अनुसार वंशानुक्रम में वे सभी बातें आती हैं जो जन्म के समय जीवन आरंभ करते समय नहीं, वरन जन्म से लगभग 9 माह पूर्व गर्भधान के समय व्यक्ति उपस्थित थी। बीएन झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है। वेरी गुड। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डीएनए का पूरा नाम क्या है, ये आप सभी को पता है। डीएनए का पूरा नाम क्या है कि डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक क्या है, वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक इनमें से सभी हैं। कौन, आनुवंशिकता,
पर्यावरण, जलवायु, ये सभी जो है व्यक्ति को वृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो आनुवंशिकता, पर्यावरण एवं जलवायु तीनों वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, जो आनुवंशिक विशेषताएं रक्त वर्ग, त्वचा के रंग, बाल, मानसिक दक्षता आदि का निर्धारण करती हैं, वे कोशिका के अंदर मौजूद कतिपय सूक्ष्म कणों द्वारा नियंत्रित होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें कहा जाता है जीन कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। जो लक्षण माता पिता के संतान में पहुंचते हैं उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। आनुवंशिक विशेषताएं जो रक्त वर्ग, त्वचा के रंग, बाल, मानसिक दक्षता आदि का निर्धारण करती हैं, वे कोशिका के अंदर मौजूद कतिपय सूक्ष्म कणों द्वारा नियंत्रित होती हैं, जिन्हें जीन कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो 32वां क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन है? मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। मगर हमारे बेसिक क्वेश्चन ही हमारे एग्जाम में गलत होते हैं, जो हमें क्या कर देते हैं? डिमोटिवेट कर देते हैं जब हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। मानव में क्रोमोसोम की संख्या क्या है? मानव में क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ी होती है। 23 जोड़ी जो होती है मानव में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है। मतलब टोटल जो होते हैं क्रोमोसोम 46 होते हैं। मानव में क्रोमोसोम्स की संख्या 23 जोड़ी अर्थात 46 होते हैं। इनमें से 22 जोड़ी ऑटोसोम्स तथा 23वीं जोड़ी जो होती है वो लिंग गुणसूत्र सेक्स हार्मोन्स होते हैं। मादा में लिंग गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र होता है, जबकि नर में एक्स तथा वाई गुणसूत्र होते हैं। मादा में लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? एक्स एक्स होते हैं, और नर में क्या होते हैं? एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखते हैं 33 क्वेश्चन नंबर हमारा है, वो क्या कह रहा है? 33 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? व्यक्तिगत भेद किसके कारण होते हैं? व्यक्तिगत भेद किसके कारण होते हैं? व्यक्तिभेद वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव के कारण होते हैं। जो हमारा वंशानुक्रम होता है, वातावरण का प्रभाव होता है, उसके कारण हमारे व्यक्तिगत भेद होते हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शारीरिक दक्षताएं व्यक्तिगत भेद व्यक्ति के कारण होते हैं तथा इसे प्रभावित करने में वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का योगदान होता है। लेफ्टन के अनुसार, जो लेफ्टन ने यहाँ पे परिभाषित किया है, क्या परिभाषित किया है कि व्यक्तिगत भेद कैसे होते हैं, या हेरिडिटी को यहाँ पे जो परिभाषित किया है लेफ्टन ने, वो कहा है कि पैतृक गुण या जेनेटिक मेकअप का नींव पर व्यक्तित्व टिका है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? पैतृक गुण या जेनेटिक मेकअप की नींव पर व्यक्तित्व टिका है, इसी पर उसके व्यवहार का निर्माण होता है। वातावरण की सभी स्थितियाँ व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। वातावरण की सभी स्थितियाँ व्यक्ति को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। व्यक्ति को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक वंशानुक्रम में वातावरण है। शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक वंशानुक्रम वातावरण है। कुछ क्वेश्चन बार बार ही रिपीट हैं दोस्तों, जिन्हें हम बार बार एक्सप्लेन नहीं करेंगे। बट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देते हैं। रंग वर्णांधता की बात की जाए, कलर ब्लाइंडनेस की अगर हम बात करेंगे, तो कलर ब्लाइंडनेस में अगर हम बात करेंगे, क्या कह रहे हैं कि रंग वर्णांधता में व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है। तो किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है? तो वो लाल और हरा जो होता है, लाल और हरा जो होता है उसमें क्या नहीं कर पाता है? वो डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाता है, उसे चीज़ें समान दिखती हैं। रंग वर्णांधता आंखों का एक रोग है। आंखों की अगर डिजीज़ की बात की जाएगी, कलर ब्लाइंडनेस जो है वो क्या है? आपकी आंखों की एक डिजीज़ है जिसमें रोगी को किसी एक या एक से अधिक रंगों का बोध नहीं हो पाता। यह अवस्था अक्सर आनुवंशिकी होती है। आनुवंशिकी होती है मीन्स ये माता से पिता में, पिता से बच्चों में, है ना, माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होती है। इसके अन्य कारणों में कुछ नेत्र रोग और दवाएं भी शामिल हैं। वर्णांधता आमतौर पर लाल व हरे रंग के प्रकाश के अंतर न कर पाने की स्थिति को कहा जाता है। आमतौर मतलब जो सामान्यतः देखा जाता है वो क्या होता है? लाल और हरे रंग में वर्णांधता नहीं हो पाती है। पर इससे ऊपर का क्या कहा गया है कि अधिक रंगों का बोध नहीं हो पाता है। अक्सर कभी कभी इन केस होता है कि जो है अधिक रंगों का बोध नहीं हो पाता है, पर आमतौर पर जो देखा जाता है लाल और हरे रंग में हम अंतर नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम कलर ब्लाइंडनेस की। क्वेश्चन नंबर 36 को हम देखेंगे। कलर ब्लाइंडनेस को ग्रसित व्यक्ति को किन दो रंगों में भेद नहीं हो पाता है? फिर वही बात आ गई है, लाल और हरा रंग में हम डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे बात करेंगे 37 की। 37 जो हमारा कह रहा है वो क्या कह रहा है? 37 कह रहा है बच्चों का लिंग निर्धारण होता है। बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है? बच्चों का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्रों से होता है। जो पिता के गुणसूत्र होते हैं उनसे क्या होता है? लिंग निर्धारण होता है। यहाँ पे महिलाओं के थ्रू हम जो है क्या नहीं कर पाते हैं? लिंग का निर्धारण नहीं कर पाते हैं। किसके थ्रू करते हैं? पिता पे डिपेंड होता है बच्चों का लिंग निर्धारण की वो मेल होगी या फीमेल होगा बेबी। मानव में संतान के लिंग निर्धारण की बात की जाएगी तो सेक्स डिटर्मिनेशन की बात की जाएगी तो पुरुषों की प्रमुख भूमिका होती है इसमें। मगर हमारा जो समाज है वो महिलाओं को ही ठहराता है कि महिलाओं के द्वारा ही जो है मेल और फीमेल बच्चे होते हैं।
अब यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रमुख भूमिका होती है किसकी होती है, पुरुषों की होती है, क्योंकि पुरुषों में एक्स वाई लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक्स वाई लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र जो होते हैं एक्स एक्स पाए जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मकों अर्थात शुक्राणु स्पर्म तथा अंडाणु ओवम का निर्माण होता है तथा अगुणित हैप्लॉइड होते हैं अगुणित होते हैं हैप्लॉइड होते हैं। इन युग्मकों के निषेचन मतलब जायगोट बनते हैं, है ना, जायगोट बनते हैं, युग्मनज बनते हैं, जिसे बालक में जो है 44+XY गुणसूत्र तथा बालिकाओं में 44+XX गुणसूत्र होते हैं। 44+XY गुणसूत्र जो होते हैं मेल में होते हैं और फीमेल में जो होते हैं 44+44+XX गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया में क्या होता है। तो हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है, इसमें ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है, सबसे बड़ी समस्या होती है हमारे शरीर में। तो हीमोफीलिया एक ऐसा विकार है जिसमें सामान्य ढंग से रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। यह एक आनुवंशिक रोग है। इसके लक्षणों में कई बड़ी या गहरी खरोंचें, जोड़ों का दर्द, सूजन, अनपेक्षित रक्तस्राव मतलब अनलिमिटेड ब्लड आपका बहता चला जाएगा, मूत्र या मल में रक्त का शामिल होना होता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है। आपको पता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, इसको हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि निम्न में से क्या आनुवंशिकी अच्छे निधि के रूप में जाना जाता है। तो ये तेजी तीव्रता की यहाँ पे बात की जाती है। आनुवंशिकी अच्छे निधि के रूप में जाना जाता है, वो क्या होती है, तेजी और तीव्रता की बात की जा रही होती है। यहाँ पे तेजी और तीव्रता की यहाँ पे बात की जा रही होती है। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे अब फिर से देखेंगे, क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन की बात कर रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे कि वंशानुक्रम जो होता है, ये आपका केवीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि केवीएस में नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो क्या कह रहा है, वंशानुक्रम विशेषता एक ऐसा कारक है जिसमें सामान्यतः किसी तरह का परिवर्तन संभव नहीं है। हम सभी में तो क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, पर वंशानुक्रम में हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, परिवर्तन संभव नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं, जीवों के मानसिक शारीरिक गुणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण को वंशानुक्रम या आनुवंशिकता कहते हैं। मीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हाव भाव, चाल चलन, ठीक है, और फेस, ये सभी क्या होते हैं, एक दूसरे में क्या होते हैं, परिवर्तित होते जाते हैं। मीन्स परिवर्तित नहीं मतलब ट्रांसफर होते जाते हैं। बट आनुवंशिकता क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं अर्थात जीवों को अपने माता पिता को प्राप्त शारीरिक मानसिक गुणों में परिवर्तन संभव नहीं होता है, मतलब इसमें परिवर्तन संभव नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यह क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 41 क्वेश्चन नंबर है। टोटल आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो कितने करेंगे, हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी आपके 10 क्वेश्चन शेष रह गए हैं। लोगों को शारीरिक भिन्नता कैसी होती है, लोगों की शारीरिक भिन्नता कैसी होती है, आनुवंशिकता होती है। लोगों की शारीरिक भिन्नता कैसी होती है, लोगों की शारीरिक भिन्नता आनुवंशिकता होती है। जीवित प्राणियों में जीन बहुत ही शक्तिशाली हैं क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वृद्धि तर्ज को नियंत्रित करते हैं। जो विशेषताएं अगली पीढ़ी को हस्तांतरित हो सकती हैं उनमें ऊंचाई, शरीर रचना, गति, रंग, स्वभाव, दैहिक क्रियाशीलता आदि शामिल हैं। इस प्रकार लोगों की शारीरिक भिन्नता आनुवंशिक होती है। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे 42। इनमें से कौन अभिप्रेरणा के सिद्धांत का जीव वैज्ञानिक अधिगम होता है। कौन अभिप्रेरणा मीन्स लर्निंग की बात की जा रही है। लर्निंग के जो प्रिंसिपल्स हैं वो जीव वैज्ञानिक अधिगम होता है। क्या होता है, वो उद्गार का सिद्धांत होता है। किसका सिद्धांत होता है, उद्गार या सहज वृत्ति मतलब इंस्टिक्ट, किसी व्यवहार विशेष की तरफ जीवों के स्वाभाविक झुकाव को कहते हैं। सहज वृत्ति में कोई प्रशिक्षण शामिल नहीं होता है या अंतर्निहित होती है। किसी प्रशिक्षण के बिना ही प्रयोग के लिए तैयारी रहती है। ये प्रवृत्तियाँ जैविक रूप से प्रेरित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन कारक ऐसा है जिसमें किसी भी तरह परिवर्तन संभव नहीं है। तो किसमें किसी तरह का परिवर्तन संभव नहीं है, तो वंशानुक्रम में की विशेषताओं में क्या कह रहा है कि वंशानुक्रम विशेषताओं में परिवर्तन संभव नहीं है। जैसा कि यहाँ पे पहले भी एक्सप्लेन किया जा चुका है आपका क्वेश्चन, मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, बट इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या वंशानुक्रम का विषय है। तो वंशानुक्रम का विषय क्या है? व्यक्तित्व के लक्षण। व्यक्तित्व के लक्षण जो हैं वो वंशानुक्रम का विषय हैं। क्या वंशानुक्रम के विषय हैं? जीवों के लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं अर्थात प्रसारित होते हैं अर्थात ट्रांसफर होते हैं, वंशानुक्रम आनुवंशिकी का लक्षण कहलाता है। विकल्पों में व्यक्ति के लक्षण पर्सनालिटी ट्रेट वंशानुक्रम का क्या है? विषय है। वंशानुक्रम का क्या है? विषय। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो क्या टॉपिक स्टार्ट हो रहा है? वो आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कंकाल तंत्र। तो अब कंकाल तंत्र को स्टार्ट करेंगे। अभी आपके जो क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने देखे वो आपके टोटल क्वेश्चन 44 हो गए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आप लोग इसको सिर्फ रिवीजन के तौर पे देखेंगे। फास्ट वीडियो आप करके रिवीजन के तौर पे देखिए और एंजॉय करिए।